नमस्कार दोस्तों, ट्रिक्स की पंचायत में आपका स्वागत है। और हमारी आज की पंचायत का विषय है सामान्य प्रबंधन अर्थात जनरल मैनेजमेंट। दोस्तों, ये हमारी मैनेजमेंट सीरीज़ का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे भी देखिएगा। पार्ट 1 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हम इस 500+ MCQ सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और जल्द ही पार्ट 3 भी लाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है TQM का अर्थ क्या होता है। TQM का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, TQM का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM क्या होता है। TQM एक टेक्निक होती है जिसमें किसी भी बिजनेस की किसी प्रोडक्ट, उसकी प्रोसेस, क्वालिटी और उसकी कंप्लीट एक्टिविटी को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके अंदर होने वाली छोटी छोटी एरर्स को भी ख़त्म किया जाता है जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, अतः TQM का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन डी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी वस्तु या उत्पाद के बारे में उपभोक्ता को जागरूकता बढ़ाना, उत्पाद बिक्री करना और ब्रांड विश्वसनीयता बनाना क्या कहलाता है। दोस्तों, किसी भी वस्तु या उत्पाद के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उसकी बिक्री को बढ़ाना क्या किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी, प्रचार प्रसार के अंतर्गत। प्रचार प्रसार के अंतर्गत दोस्तों कंपनियां विज्ञापन के द्वारा उस वस्तु के बारे में लोगों को बताती है और ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री के लिए प्रयास करती है। ये विज्ञापन टीवी, रेडियो, पोस्टर्स, पैम्पलेट्स इत्यादि में हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कौन सा अकाउंट एक देनदारी अकाउंट नहीं है। नकद, देय अकाउंट, उपार्जित आय या देय नोट्स। दोस्तों, ऑप्शन ए, नकद जो होता है वो एक देनदारी अकाउंट नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है तो कौन लाभांश प्राप्त करेगा। दोस्तों, जब भी कोई क्रेता ऐसी दिनांक पर कोई शेयर खरीदता है जो कि लाभांश रहित होती है तो उस शेयर पर मिलने वाला जो लाभांश होता है वो विक्रेता को मिलता है, क्रेता को कभी नहीं मिलता, क्योंकि क्रेता ने जिस दिनांक पर खरीदा था उस दिनांक पर वह शेयर लाभांश रहित था। अतः इसका ऑप्शन डी क्या होगा। ऑप्शन डी, विक्रेता सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों, बही खाता यानी बुक कीपिंग के अंतर्गत ही लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया की जाती है। चलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। BCG मैट्रिक्स का आविष्कार किस वर्ष किया गया था। BCG मैट्रिक्स का आविष्कार 1970। ऑप्शन ए सही जवाब है। BCG मैट्रिक्स को बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप कहा जाता है। यह क्या होता है। यह बड़ी कंपनी द्वारा प्रयोग करने वाली एक विधि होती है। इसके अंतर्गत कंपनी के ग्रोथ को समझने के लिए एक आसान सा चार्ट उपलब्ध कराती है। तो BCG मैट्रिक्स का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। सन 1970 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यापार की कुल परिसंपत्ति 40,000 रुपये है, वर्तमान देनदारियाँ 20,000 रुपये, तो वर्तमान अनुपात क्या होगा। वर्तमान अनुपात को इंग्लिश में करंट रेशो कहते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है दोस्तों, करंट रेशो का फुल फॉर्म क्या होगा। करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब हम देखेंगे कि हमारी करंट असेट्स कितनी है। करंट असेट्स है हमारी 40,000 रुपये। करंट असेट्स कितनी होगी हमारी 40,000। और करंट लाइबिलिटी कितनी है हमारी। करंट लाइबिलिटी है 20,000 रुपये। तो दोस्तों इसका रेशो कितना आएगा। इसका रेशो आएगा 2:1। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। दोस्तों, रेशो के जो क्वेश्चंस होते हैं ये अकाउंटिंग के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो कि हम किसी दिन एक अलग सा वीडियो बना देंगे जिसके अंदर आपको सभी प्रकार के रेशो, करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, इस तरह के रेशो वाला एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सभी प्रकार के रेशो समझ सकेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है EOQ का फुल फॉर्म क्या होगा। EOQ का फुल फॉर्म क्या होगा। EOQ का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी आदर्श क्वांटिटी होती है जिस क्वांटिटी पर उत्पादन करने पर कंपनी को सबसे मिनिमम कॉस्ट आती है, उससे कम कॉस्ट नहीं आ सकती।
इस तरह EOQ हर प्रकार के बिजनेस में यूज़फुल होता है। तो EOQ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संपत्ति लेखा है? निम्न में से संपत्ति लेखा कौन सा होता है? तो ऑप्शन सी बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग हमारी एक संपत्ति है, एक असेट्स है। तो बिल्डिंग अकाउंट क्या होगा? एक हमारा संपत्ति लेखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से चालू परिसंपत्ति का उदाहरण क्या होगा? चालू परिसंपत्ति यानी करंट असेट्स। भूमि नहीं, भूमि हमारी फिक्स्ड असेट्स होती है। इमारत और फर्नीचर ये भी हमारी फिक्स्ड असेट्स है। कैश यानी नकद, नकद जो होता है हमारी चालू परिसंपत्ति है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कैश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, MBO उद्देश्य आधारित प्रबंधन, जिसको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, यह पद उपयोग करने वाले सबसे पहले विचारक कौन थे? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसको उपयोग करने वाले सबसे पहले विचारक थे ऑप्शन ए पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर जो थे MBO को पीटर ड्रकर जो थे MBO पद का उपयोग करने वाले पहले विचारकों में से एक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम ने 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, ये किस प्रकार का लेखा है? तो दोस्तों राम ने 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, ये एक रियल अकाउंट है। क्योंकि जब हम फर्नीचर जैसे हमने खरीदा है तो उसकी जब जर्नल एंट्री करते हैं तो जर्नल एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। यदि हमने कैश में खरीदा है तो टू कैश, और यदि हम उधार खरीदते हैं तो जिससे हम खरीदे थे उसका नाम आता है। तो अगर हमने 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आएगा, इसलिए यह एक वास्तविक लेखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वॉट अप्रोच एक संगठन में किसका आकलन करता है? स्वॉट क्या होता है? स्वॉट का फुल फॉर्म होता है S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी और T फॉर थ्रेट्स। इस तरह स्वॉट क्या होगा? स्वॉट अप्रोच एक संगठन में किसका आकलन करेगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, S फॉर स्ट्रेंथ यानी ताकत, W फॉर वीकनेस यानी कमजोरी, अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसर और थ्रेट्स यानी खतरा। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समय अवधि के अंदर होने वाले लेन देन को हम वित्तीय खाते तैयार करते हैं? दोस्तों वित्तीय खाते जो भी होते हैं वो 1 साल के लिए यानी 12 माह के अंदर होने वाले लेन देनों के लिए तैयार किए जाते हैं। यदि इससे आगे यदि कोई लेन देन होता है तो वो अगले वर्ष के वित्तीय खातों में चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में से आय व्यय लेखा क्या है? नीचे दी गई सूची में से आय व्यय लेखा हमारा होगा ऑप्शन सी, किराया जो होता है रेंट, ये हमारा आय व्यय लेखा है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अभी समाप्त होती है, और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।